सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। मैं हूं अरबाब जहांगीर। गुज़िश्ता रात मियां नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी तबीयत खासी ख़राब थी, तशवीशनाक हालत में उन्हें वहां पर लाया गया चूँकि उनके प्लेटलेट्स इंतहाई तेज़ी के साथ कम होते जा रहे थे। और अब कुछ देर पहले तो खबर यह भी आई थी कि ये तादाद कम होते होते 2000 तक पहुँच गई, जिसके बाद फौरी तौर पर उनके लिए मेगा किट का इंतज़ाम किया गया और प्लेटलेट्स उनको लगाए गए और उनके जिस्म में दाखिल किए गए, जिसके बाद अब उनकी तबीयत कुछ स्टेबल होती दिखाई दे रही है। 16,000 तक अब प्लेटलेट्स की तादाद उनके जिस्म में हो चुकी है। लेकिन ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई, इसके लिए भी अब मेडिकल बोर्ड जो है वो खासा सरगर्म हो गया है कि पता चलाया जाए कि मियां साहब की तबीयत इस तरह से और इतनी अचानक कैसे ख़राब हुई। और जब गुज़िश्ता रात उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उसी वक्त कैप्टन टाइट सफदर को भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। और उनकी गिरफ्तारी इसलिए अमल में आई क्योंकि हेट स्पीच उन्होंने की थी, उसके तहत उन पर FIR दर्ज की गई। आज उन्हें अब से कुछ देर पहले जब ज़िले की अदालत में पेश किया गया, वहाँ उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की और जुडिशल रिमांड पर 14 रोज़ के लिए अब कैप्टन टाइट सफदर को जेल भेज दिया गया, जहाँ 5 नवंबर को उन्हें दोबारा तलब किया जाएगा। तो ऐसे इस पूरे माहौल में जहां एक तरफ आज़ादी मार्च भी होने जा रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान अब क्या सोच रहे हैं, अगर मियां साहब की तबीयत ऐसी ही रहती है तो क्या नून लीग उसी तरह से उसी क़ुव्वत के साथ आज़ादी मार्च में शिरकत करेगी, क्या उसी तरीके से शहबाज शरीफ इस मार्च की क़यादत करेंगे या नहीं। और नून लीग मियां साहब की तबीयत को लेकर भी इस पर कुछ ऐसी हुकूमती हल्कों की जानिब से बातें सुनाई दे रही थी कि नून लीग इस मामले पर भी कुछ सियासत कर रही है और मियां साहब की तबीयत को लेकर कुछ इल्ज़ामात भी कल लगाए गए थे हुकूमत के ऊपर ही कैप्टन सफदर की जानिब से। और इस सिलसिले में हुसैन नवाज साहब का एक ट्वीट भी आया था कि मियां साहब को जहर दिया जा रहा है। कितनी इसमें हकीकत है, कितनी सच्चाई है, इसका फैसला तो जाहिर है कि मेडिकल बोर्ड ही कर सकेगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। निसार चीमा साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और साथ ही साथ जनरल टाइट एजाज अवान साहब भी सीनियर तज्जियाकार हैं, आगे चलकर वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो निसार साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, बताइएगा मियां साहब की इस वक्त तबीयत कैसी है, आपके पास क्या इस वक्त अपडेट्स हैं। और ज़ाहिर है कैप्टन सफदर को भी गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया, लेकिन पहले मियां साहब की तबीयत से मुताल्लिक बताइएगा। देखिए, पूरी कौम की दुआ है अल्लाह ताला मियां साहब को सेहत कामला अता फरमाएँ। वो कौम के मोहसिन हैं, उन्होंने इस कौम को बड़े तोहफे दिए। इस कौम के आपको पता है दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। उन्होंने CPEC का तोहफ़ा दिया। मियां साहब ने मोटरवेज़ के जाल बिछा दिए। आपको पता है कि उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाई। तो वो कौम के मोहसिन एक आम शख्स नहीं है। 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहना जो है वो एक अलग बात है, लेकिन कौम के को जो उन्होंने तोहफे दिए हैं, बड़े बड़े एहसान किए हैं, वो जो है वो वाकई ये पूरी कौम उनके लिए दुआ गो है, दिल से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाब करें। देखें, बात यह है कि उनका जो हालत उनकी ख़राब हुई और तशवीशनाक हुई, जिसकी बिना पर उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में दाखिल करवाना पड़ा, तो वो वाकई सबके लिए बायस तशवीश थी। और आज भी ये है कि उनके प्लेटलेट काउंट जो है वो काफ़ी गिरी और तकरीबन 2000 तक आ गई। तो उसके बाद ये है कि प्लेटलेट्स उनको देने पड़े। उनको ये है कि उसके बाद फिर ये उनकी तबीयत बेहतर हुई है। और इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखें। पूरी कौम की दुआ है, पूरी कौम की दुआएं इंशाअल्लाह रंग लाएंगी और इंशाअल्लाह वो सेहतयाब होंगे जी। सही। अच्छा, निसार चीमा साहब, जो ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर अदनान मियां साहब के, उन्होंने कुछ तिब्बी सहूलियात पर अपना अदम इत्मीनान का इजहार किया है। आप लोग मुतमईन हैं जो तिब्बी सहूलियात मियां साहब को फराम की जा रही हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में उससे? देखें, सर्विसेज हॉस्पिटल में जो सहूलतें हैं वो तो ज़ाहिर है कि वो जो कुछ अवेलेबल हैं सहूलतें वो तो मियां साहब को मिलेंगी। लेकिन एक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अरबाब साहब कि इस बदकिस्मती से इस हुकूमत में जिन चीज़ों की शदीद कमी है, जो फुकदान है, ना अहलियत है, ना कोई इंतज़ामी सलाहियतें हैं, ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना प्लानिंग है, ना टीम है, ना तजुर्बा है, ना कोई विजन है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसकी बड़ी कमी है वो फ़राख दिली है। इंतहाई तंग नज़री नहीं बल्कि इंसानी मामलात में तो ये संग दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। आपको याद है कि जब बेगम कुलसूम नवाज़ जो है वो बिस्तर मर्ग पे थी तो किस तरह उनकी बीमारी का ये लोग मजाक उड़ाते रहे, किस तरह संग दिलाना तरीके से मजाक उड़ाते रहे। अब ये है कि ये देखें, मियाँ साहब की जगह पे कोई शख्स हो तो वो जो है वो उसके साथ देखें जो यानी ये कि उनको जो मुजरम बनाया गया है। आपको पता है
कि जिस केस में उन्हें सजा दी गई और वजारत उज़्मा से हटाया गया, आपको पता है कि उसके बारे में अदालत ने कहा बिला आखिर की केस तो बनता ही नहीं है। ये जो सियासी मामला हैं इनकी तरफ भी अभी आते हैं जरा, लेकिन एक बात तबीयत से मुताल्लिक अभी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमारी भी दुआ है कि जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। आपकी तरफ वापस आता हूं मैं निसार साहब, जरा नैयर बुखारी साहब से भी आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत से मुताल्लिक पूछ लूं मैं, क्योंकि उनके भी आज खासे टेस्ट हुए पिम्स में, वो भी मौजूद थे वहां पर। उनका जो ब्लड प्रेशर था वो तो नॉर्मल आया, लेकिन शुगर इंतहाई लो आई। तो नैयर बुखारी साहब, जरदारी साहब की तबीयत कैसी है और उनकी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, मुतमईन है आप हुकूमती इक़दामात से? बिल्कुल कतई मुतमईन नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से आसिफ जरदारी साहब की सेहत खराब थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये कहती भी रही। हमने कोर्ट में भी मूव किया और कोर्ट की डायरेक्शन थी, लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन नहीं हो रही थी। और फिर जो मेडिकल बोर्ड था उन्होंने रिकमेंड किया कि इनको ट्रीटमेंट चाहिए तो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, लेकिन बड़ा केयरलेस एटीट्यूड रहा और आज उनको फिर ये लेके गए। जरदारी साहब बीमार पहले थे, उनको स्टंट भी उनको पड़े हुए, उनकी शुगर प्रॉब्लम्स थी, तो उनको आज वहाँ शिफ्ट किया गया, पेम्स में उनके टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन दैट ट्रू कि ये मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशंस में था, गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव नहीं था। गवर्नमेंट तो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही थी, हमारी रिक्वेस्ट को सुन नहीं रही थी। और चेयरमैन बिलावल बार बार जब भी मुलाकात करके आते थे जुडिशल लॉकअप में, जो जरदारी साहब हैं उनका मुतालबा होता था कि इनको प्रॉपर मेडिकेशन होनी चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते थे। तो आज उनको जब कोर्ट में लाया गया और यहाँ उनकी तबीयत मजीद खराब होगी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स और उनको शिफ्ट किया गया पेम्स में, जहाँ पे जो गवर्नमेंट की डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो सहूलियात मौजूद हैं उनसे तो आप मुतमईन है ना? पेम्स में ऐसी कोई कमी तो नहीं है कि जरदारी साहब को कोई शिकायत हो या पीपल्स पार्टी को कोई शिकायत हो? नहीं, लेकिन वो एक तो हमें मिलने नहीं देते उधर कि मुझे ये पता चले कि क्यों पे मेरी एक्सेस नहीं है। वो बड़ी लिमिटेड थी एक्सेस उनकी बच्ची को, बेटी को, आसमा को प्रॉबेबली अगर हो। तो आज वो कोर्ट में उनकी चेयरमैन बिलावल भी थे, आसमा भुट्टो साहबा भी थी, उनकी सिस्टर्स भी थी, और हम तो समझते हैं कि ये लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड हेल्थ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। सही मरीज हैं वो, और जैसे कि अभी आपने इंट्रो में सुना मियाँ साहब का इशू है, तो देखिए केस ट्रायल्स होते रहेंगे और जब बंदे की सेहत ठीक होगी तो जो इनके पास मटेरियल है, यू ब्रिंग द मटेरियल, लेट द कोर्ट्स डिसाइड, लेकिन डोंट विक्टिमाइज। ये विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस जो है ये ठीक नहीं है। और ये ठीक है, चलिए जरदारी साहब को भी अल्लाह ताला जल्द सेहतियाब करे, हमारी दुआ है। नैयर बुखारी साहब आपकी तरफ भी वापस आता हूँ, जरा कुछ सियासी मामलात को भी जी इससे मुताल्लिक बात करेंगे। जनरल ट्राइड एजाज अवान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। एजाज साहब, दो अपोजिशन के बड़ी जमातों के कायदीन की इस वक्त जो सेहत है, उसके बाद आपको लगता है मौलाना फजल रहमान आज़ादी धरने से वो जो मुज़ाकराती कमेटी भी बन गई है, कहीं कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकल सकता है कि इसको कुछ दिन के लिए मौखर कर दिया जाए? चूँकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ज़ाहिर है उनकी तवज्जो मियाँ साहब और जरदारी साहब की तबीयत की तरफ, उनकी सेहत की तरफ भी है, तो क्या आपको माहौल बनता दिखाई दे रहा है इस वक्त? जी थैंक यू। पहली बात तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शर्जील मेमन, राना सनाउल्ला, खुर्शीद शाह और प्रेसिडेंट मुशर्रफ, जितनी पूरी की पूरी क़यादत पाकिस्तान की बीमार है, अल्लाह इन सबको सेहत दे। और जितने लोग आम पाकिस्तानी बीमार हैं उन सबको अल्लाह ताला सेहत दे, क्योंकि इस वक्त पूरी की पूरी क़यादत जो इक़्तिदार से बाहर है, बीमार है और कुछ अपने केसेस का सामना कर रहे हैं, तो तमाम बीमारों के लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अभी तक फजल रहमान साहब सेहतमंद हैं और वो एक मार्च की तैयारी कर रहे हैं, खुदा करे उनकी सेहत भी ठीक रहे और वो जो कुछ अपने सियासी मार्च करना चाहते हैं उसकी हुकूमत अपनी जो मनसूबाबंदी है उसके तहत उनको इजाजत देती है, नहीं देती है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नहीं है, जो कुछ करना चाहते हैं वो उसको करें। मुझे नहीं लगता कि वो अपने जो इरादा है उसको बदलेंगे। जो मुज़ाकराती कमेटी है, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई बड़ी ब्रेक थ्रू मिलने वाली है, क्योंकि उनके जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं
वो मुज़ाकरात के जरिए हल होने वाले नहीं है। उनका ये एक मुतालबा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिजाइन कर दें, नए इंतखाबात कराए जाएं, तो मुल्क और मईशत और पूरी कौम इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि वो लोग जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन हारे हैं उनकी डिमांड पर पूरे मुल्क में नए इंतखाबात करवा दिए जाए। 220 अरब रुपया पाकिस्तान का खर्च हुआ था, तो क्या आज पाकिस्तान दोबारा 220 अरब रुपए के अखराजात का मुतहम्मिल हो सकता है? रहा इलेक्शन के रिजल्ट का कंट्रोवर्शियल होना, मेरे ख्याल में सबसे कम मुकदमात इन इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन में गए हैं। खुद मौलाना फजल रहमान जो पिछले फेयर इलेक्शन थे उनमें उनको 8 सीटें मिली, जो अभी धांधली वाले इलेक्शन है इसमें उन्हें 9 सीटें मिली, तो उसके बावजूद वो नए इंतखाबात चाह रहे हैं। ये उनका हक है, मांगे, अगर मिल सकता है गवर्नमेंट से तो ले लें। लेकिन जो मुल्क का इस वक्त इस एहतजाजी रवैये से जो नुकसान होना था वो 2-3 पहलुओं में बहुत ज्यादा हो चुका है। एक कश्मीर कॉज को बहुत ज्यादा बैक बर्नर पे वो चला गया, उस कॉज को बहुत नुकसान हुआ है, जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है वो बैकग्राउंड में चला गया। आज आप भी बैठे हैं और तमाम चैनल पिछले 15 दिन से सिर्फ इसी धरने पर और मार्च पर, और कभी ये नामूसे रसालत मार्च था, फिर ये आज़ादी मार्च बना, इसी पे बात हो रही है। दूसरा जो इनकी JUIF की लीडरशिप जिस तरीके से एक्सपोज हुई है, वो मौलाना वो दस्तार वाले लोग, आपको नहीं लगता कि ये बात तो इस वक्त हो रही है, लेकिन हुकूमत ने भी इसकी हाइप क्रिएट करने में बहुत किरदार अदा किया। हुकूमत इसको नहीं मना नहीं करती, उनके आईनी हक को तस्लीम करती है और कहती कि आए जी हम कंटेनर भी देंगे और खाना भी देंगे, जैसा वजीर आजम ने खुद कहा था। तो शायद उस तरीके से इसकी हाइप क्रिएट नहीं हो सकती थी जिस तरह से अब हो गई है। देखिए अरबाब, बात यह है कि पॉलिटिकल जो मूवमेंट है उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, कोई रैशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर एक पार्टी जिसकी 9 सीटें हैं और एडिशनल जो रिजर्व सीटें हैं वो मिला के अगर वो 14 सीट्स रख के बैठे हैं, खुद असेंबली में मौजूद हैं, अपनी सीटों से इस्तीफा नहीं देते और ये मुतालबा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उतर जाएं, और अदम एतमाद भी नहीं ला सकते असेंबली में, लेकिन एहतजाज के जरिए प्राइम मिनिस्टर को उतारना चाहते हैं, तो हुकूमत, आप समझते हो कि हुकूमत उनकी बात मान के तो प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। कल एक और जत्था लेके आ जाएंगे, जब नए इंतखाबात हो जाएंगे एक और पार्टी आएगी, वो 50,000 बंदा लेके चल पड़ेगी और वो मुतालबा करेगी कि हम प्राइम मिनिस्टर को उतारना चाहते हैं। तो क्या ये मजाक है? ये कौम यही तमाशा देखने के लिए बैठी है 22 करोड़ अवाम कि जो पिछले 11 साल से एक निजाम चल रहा था वो अच्छा है या बुरा है, इसको चलने दें, ताकि आगे कौम को भी पता चले कि जमहूरियत में क्या फल है, लगता है जो कौम जिससे मुस्तफीद हो रही है। तो तमाम पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑन रहने चाहिए, हुकूमत को बड़ा दिल रखना चाहिए, लेकिन जो अपोजिशन है उनको भी अपने मुतालबात को कोई रैशनैलिटी उनमें होनी चाहिए। मुझे वो रैशनैलिटी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, चलें एजाज साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। निसार साहब, अब गुज़िश्ता 24 घंटे में जब से मियाँ साहब की तबीयत वाला पूरा सीन क्रिएट हुआ, हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया, फिर पता चला उनकी हालत कितनी तशवीशनाक है, इसके बाद क्या इस धरने को लेकर अब नून लीग की कहीं कोई पॉलिसी तब्दील हो सकती है? इस धरने को आगे कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, मियाँ साहब की सेहत से मुतालिक पहले सब्र इंतज़ार किया जाए कि वो पहले सेहतयाब हो जाएं, या ये धरना मौलाना फजल रहमान अगर देते हैं वक्त पर तो नून लीग पहले की तरह ही इसमें शामिल होगी? देखिए अरबाब साहब, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनरल साहब, जनरल एजाज अवान साहब उन जर्नैलों में शामिल हैं जिनके तजिए अमूमन बड़े हकीकत पसंदाना होते हैं और उनकी अमूमन उनकी बातों से हुब्बुल वतनी की झलक जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। एक मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, और मुझे यकीन है, मैं उस दौर में मुझे नहीं पता कि जनरल साहब किसी टीवी टॉक शो में उन्होंने आके जब इमरान खान जत्थे लेके आए और जब धरने दिए तो यकीनन जनरल अवान साहब जैसे बासूल शख्स ने उस वक्त भी उनको कंडेम किया होगा और उनको बुरा भला कहा होगा और उसकी मुखालफत की होगी यकीनन। दूसरी बात जो है वो ये है, उन्होंने फरमाया कि मईशत जो है वो इजाज़त नहीं देती कोई नए इलेक्शन हों। मैं ये गुजारिश करूँगा, बल्कि जनरल साहब से पूछूँगा और पीटी गवर्नमेंट के भी तर्जमान जो है उनसे भी पूछूँगा कि पिछले 14 महीनों में इन्होंने मईशत के साथ जो जुल्म किया है, अपनी नायली और बदनिज़ामी का मलबा वैसे ही है कि पिछली हुकूमतों पर डालना तो बड़ा आसान है, लेकिन यह है कि आपको याद है पिछली हुकूमत में 5 साल तक हर चीज़ की कीमत किस तरह स्टेबल थी, गैस की, बिजली की, पेट्रोल की, डॉलर कैसे स्टेबल था, स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल था, पूरी इकॉनमी स्टेबल थी। और वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट थी कि 2016 और 17 के साल हमारी इकॉनमी के बेहतरीन साल थे पिछले 13 साल में।
इन्होंने आके बड़ा गर्क कर दिया। देखें जीडीपी ग्रोथ जो 5.8 पे थी अब ये है कि उससे 9 पे चली गई, इन्फ्लेशन 4 पे थी अब 13 पे चली गई। अब डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा संगीन कौमी जुर्म जो इन्होंने किया है, ये इस कदर ये अपनी करेंसी को जो डीवैल्यू करने का, मैं समझता हूँ कि उसके असरात पता नहीं कब तक हम भुगतते रहेंगे। बात ये है कि चार्जशीट है, ये तो अक्सर बेशतर सामने आती रहती है। इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, क्या ये मईशत जो है वो आप मेरे सवाल की तरफ कर सकती है कि मजीद ये लोग मुसलत रहें। देखें दूसरी बात यह कि कौम के साथ जनरल साहब ने फरमाया कौम भी इजाज़त नहीं देती। मैं कहता हूँ कि जनरल साहब और हम मिल के एक आम पब्लिक में चले जाएं, किसी जगह राह चलते शख्स से पूछें कि क्या आप लोग चाहते हैं कि ये लोग मज़ीद मुसल्लत रहें। मैं कहता हूँ कि आप देखेंगे इवन पीटीआई के वोटर सपोर्टर जो है जोलियाँ उठा के दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह इन ज़ालिमों से निजात दिला, इस्नाइल हुकूमत से। देखें दो दुआएं जो है इस वक्त पूरी कौम की ज़ुबान पर हैं। एक दुआ ये है कि या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर, और दूसरी दुआ ये है कि या अल्लाह इस्नाइल और ज़ालिम हुकूमत से निजात दिला। देखें बात यह है कि कश्मीर के बारे में जिस तरह जनरल साहब ने कहा कश्मीर का मसला पसे पुश चला गया। मैं ये पूछता हूँ कि कश्मीर के मसले को हल करने के लिए इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की जनरल असम्बली में, बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ कश्मीर के इशू पे और इस्लामोफोबिया के मामले में, दोनों इशूज़ पे उन्होंने अच्छी तकरीर की। लेकिन क्या ये मसला तकरीरों से हल होगा? जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के हवाले से मेरा सवाल ये है कि ये मुझे बताया जाए कि कोई एक मुल्क, इनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किधर नजर आती हैं? कोई एक मुल्क जो हमारे साथ नहीं था आज हमारे साथ खड़ा हो। बल्कि हालत यह है कि जो हमारे साथ बड़ेपन का मुजाहरा किया, बड़े दिल का मुजाहरा किया और जो हमारे साथ तारीफ की, लेकिन साहब जो हमारे साथ थे मुल्क, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, हालात मुल्क ऐसे हमारे साथ नहीं है। 3 ऑपोजिशन की बड़ी जमातें हुकूमत के सामने खड़ी हो जाएंगी तो कश्मीर के मामले पर वजीर आज़म ये बता दें इनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कौन सी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इन्होंने। मैं कहता हूँ जो मुल्क हमारे साथ रहे हैं 70 साल तक इस इशू पे, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इंडोनेशिया हो, आज हमारे साथ नहीं है। क्या वजह है? कहाँ है इनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट? कोई एक मुल्क का नाम बताएं जो हमारे साथ पहले नहीं था और इनकी कोशिशों से हमारे साथ शामिल हुआ। ये तो एक इट्स ए कंप्लीट फेलियर। सही। अच्छा ठीक है, आप वो सवाल तो मेरा बता दें कि अगर मियां साहब की तबीयत ऐसे ही रही 2-4 रोज और इसी तरह वो सीरियस कंडीशन में रहे तो 27 तारीख बहुत करीब आ जाएगी। नहीं देखिए, नून लीग इसी कुव्वत के साथ, इसी जज्बे के साथ जाएगी आज़ादी मार्च में। ये नून लीग का या मौलाना फजल रहमान का मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पूरी कौम जो है उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जो इन्होंने महंगाई के बम गिराए हैं यके बाद दीगरे, और अवाम जो है उनका जीना दोबर कर दिया है। मिडिल क्लास आदमी जो है, गरीब छोड़ें, एक मतवस्त तबके का आदमी, उसके लिए घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा। लोग जो हैं वो तो बिल्कुल ये है कि इनका जैसे पंजाबी में कहते हैं नक्को नक हो गए हैं, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। तो ये है कि ये एक पार्टी की बात नहीं, मौलाना फजल रहमान या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की बात नहीं है। पूरी कौम जो है इस वक्त बिल्कुल उनका जैसे होता है कि उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ठीक है। अच्छा निसार चीमा साहब ये भी बता दिया, अगर मियां साहब ज़ाहिर रुबा सेहत हैं, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो अगर जेल में ना होते, मरियम नवाज़ जेल में ना होती, कैप्टन सफदर भी बाहर होते, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह भी, इनको भी ना पकड़ा हुआ होता, तो भी मौलाना फजल रहमान के धरने में, आज़ादी मार्च में नून लीग शिरकत करती और ऐसे ही करती कि शहबाज शरीफ क़यादत करते। जी मियां साहब खुद क़यादत करते। बिल्कुल हम करते, क्योंकि हमें ये जो है ना ये हमारी क़यादत की गिरफ्तारियाँ वो अपनी जगह है, वो तो हमारे साथ है ना, हमारे साथ जुल्म है, हमारी पार्टी के साथ जुल्म है। लेकिन जो असल जो साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम की इन्होंने मिसालें और रवायात कायम की हैं, वो अलग बात है, वो हम निपटते रहेंगे। वो हम ये है कि इंशाल्लाह कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जो कौम के साथ इन्होंने किया है, कौम का जीना मुश्किल कर दिया है। 14 महीने में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम का ये कारोबार ठप हो गए हैं, लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं। देखें बात यह है कि इस वक्त खामोश रहना जो है वो ये है कि मैं समझता हूँ कि बजाय खुद एक जुर्म है। इस वजह से ये है कि ये हमारी क़यादत गिरफ्तार होती या ना होती, इस वक्त जो आवाम के साथ, कौम के साथ इन्होंने किया है, इसलिए हम ये है कि कौम के साथ हैं और ये है कि कौम इनसे निजात चाहती है। सही। चलें एजाज साहब, ये इस मार्च को रोकने के लिए अभी काबीना ने एक खुसूसी इंतजामी कमेटी भी बना दी है। वो इंतजामी तौर पर देखेगी कि किस तरह से इस मार्च को रोकना है। हम 2-3 रोज से देख रहे हैं कि वो तमाम रास्ते जो कि मुख्तलिफ शहरों सूबों से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पर कंटेनर्स भी पहुँचा दिए गए हैं। तो अगर हुकूमत इस तरह के इकदाम ना उठाए तो और एक अच्छा जस्सर दे, मुज़ाकराती कमेटी के जरिए मुज़ाकरात करने की कोशिश करे, तो आपको नहीं लगता कि कहीं कोई दरमियानी राह निकल सकती है? ना कि हुकूमत इस तरह से अपने एक्शंस को दिखा रही है और मौका दे रही है ऑपोजिशन को अपनी तैयारियां मुकम्मल करने का। देखिए बात यह है कि उन्होंने, हुकूमत ने ना मेरे कहने पे स्ट्रेटजी बनानी है ना आपके कहने पर।
इन्हीं की हुकूमत को, नून को देख लें। देखिए, बातें करने को बहुत कुछ है। पूरी कौम, मैं पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं उनका मेंबर भी नहीं हूं, मुझे उनसे कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय इसके कि वो एक हुकूमत है जो पार्टी हुकूमत कर रही है। क्या जब इमरान खान ने जो धरने दिए थे और कादरी साहब जब उस वक्त निकले थे, उनके आने से पहले 14 लाशें गिरा देना और 96 आदमियों को मॉडल टाउन में कत्ल कर देना, जबकि एक भाई की मरकज में हुकूमत थी और एक सूबाई हुकूमत के चीफ मिनिस्टर थे, क्या वो तरीका बेहतर था हैंडल करने का? क्या उसमें कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी नजर आई थी? क्या उसमें कोई तदब्बुर या इंसानियत नजर आई थी? जहां एक हमला औरत को भी गोली मारी गई और वो अपना बच्चा अबाउट टू बी डिलीवर्ड, वो भी उस मां के साथ मारा गया। क्या वो उसका आज तक कुछ हुआ है इस मुल्क में? तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत क्या स्ट्रेटजी बनाती है, इट इज देयर हेडेक, नॉट योर्स एंड माइन। हम तो उस पर बात कर सकते हैं कि यस, अगर कोई रैशनैलिटी है, अगर मॉडल टाउन वाले वाकये पे तो सिर्फ ताहिरुल कादरी साहब ने एहतजाज किया था, उस पे इमरान खान का जो मार्च था उस वक्त, वो तो जाहिर है इस पे बेस नहीं था, वो तो वही जाली इलेक्शन में धांधली 4 हल्के खुलने वाले मामले पर था। ताहिरुल कादरी अभी मुल्क में लैंड नहीं किए थे और वो रास्ते में से बाय एयर ट्रेवल कर रहे थे, और रात को इनकी खूबसूरत एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे पंजाब के शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई करवाई। और ये देखिए, हम तारीख से नजर नहीं मोड़ सकते। क्या वहां 14 कत्ल नहीं हुए थे उस रात को? क्या 96 आदमियों को गोली नहीं मारी गई थी? क्या वो हमलावर हो रहे थे स्टेज पे? क्या वो चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देने के लिए कह रहे थे? वो तो इकट्ठे थे वहां पे कादरी साहब को वेलकम करने के लिए, और वो जो बैरियर उठाने का बहाना बनाया गया था, वो कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक लगे हुए थे उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो हुक्मरान होते हैं वो एक और नशे में रह रहे होते हैं, वो आवाम को बड़ी मुख्तलिफ नजर से देखते हैं। उस वक्त इनके ज़हन में तकब्बुर और फिरौनियत थी। आज अगर ये इस पार्टी में नजर आएगी तो उस वक्त भी बुरा था, आज भी बुरा है। लेकिन आज जो एहतजाज होने जा रहा है उसका कोई रैशनल नहीं है। कोई इस वक्त मुल्क जो है वो कश्मीर की तरफ देख रहा है, जो इंडियन बॉर्डर पे आर्मी बैठी है और इंटेलिजेंस एजेंसीज वो तमाम तर हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीर में होने वाले हालात पे नजर रख रही हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में मुआहदा हो रहा है, वहां पे अमन की तलाश में है, उधर फेंस लगाई जा रही है, 2 लाख आर्मी वहां पे डिप्लॉयड है। और अगर ये एक तमाशा करने के लिए पार्टी चल पड़ी है कि वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपने जाती सियासत को संभालने के लिए, कौन कहता है कि ये फजलुर रहमान अवाम के लिए आ रहा है? कौन कहता है कि वो महंगाई के लिए आ रहा है? वो अपने जाती पॉलिटिकल एजेंडा लेके आ रहा है। कौन सी हुकूमत को वो बदलाना चाहते हैं? ये जो फरमा रहे हैं ना निसार चीमा साहब, आई रिस्पेक्ट हिम, ही हैज हिज व्यूज एंड आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज, लेकिन ये कहना कि पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि इस नाअहल हुकूमत से निजात दिलाए, पूरी कौम ये भी मुतालबा कर रही है कि जो करप्ट हुक्मरान जिन्होंने दोनों हाथों से इस वतन को लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और साइफन ऑफ किए हैं पैसे और बाहर जायदादें बनाई हैं, उनकी जायदादें में वापस नहीं, उनकी खाल भी उतारे, कौम ये मुतालबा भी कर रही है। क्या उस मुतालबे पर कोई कान नहीं धरना चाहता? तो कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिक्स में कोई रैशनल होना चाहिए, कोई विजन होनी चाहिए, अवाम के मफाद के लिए सियासत होनी चाहिए। ये अपनी तिजोरियां भरने की सियासत करती है तमाम मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस की। और लेकिन एजाज साहब, अब मुज़ाकराती कमेटी अगर मुज़ाकरात में नहीं कामयाब हो पाती, मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं और मौलाना फजलुर रहमान अपनी जगह पर डटे रहते हैं कि 27 को उन्होंने निकलना है, तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? फिर क्या स्ट्रेटेजी हुकूमत बनाए? क्या एक्शन कोई करे, ताकत का इस्तेमाल करे, उसके जरिए उनको रोका जाए तो भी हालात खराब होंगे? देखिए, अगर वो पुरअमन रहना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक जो उनके इरादे हैं, जो उनके मुतालबात हैं, वो तो रैशनल है नहीं, वो तो पूरे होने नहीं जा रहे। और वो जो प्लान बी और सी की बात कर रहे हैं कि प्लान ए हमारे जलसे होंगे और मुतालबा होगा कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें, अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो हम प्लान बी पे अमल करें। या तो वो गवर्नमेंट को लिख कर दे दें कि ये प्लान ए है, ये प्लान बी है और ये प्लान सी है, ये ना हुआ तो हम इस पे अमल करेंगे। अगर उसमें कहीं पे वायलेंस नहीं है तो उनको इजाजत होनी चाहिए कि वो आ जाएं। लेकिन अगर उसमें ये जो डंडा बरदार जत्थे बनाए हुए हैं, जो डंडों के ऊपर खारदार तारे चढ़ा के तो कौम को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो इमेज पाकिस्तान का बाहर जा रहा है वो शर्मनाक है। सियासत शर्मनाक रवैया नहीं है, एहतजाज शर्मनाक रवैया नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल मुतालबा पुरअमन तरीके से करना शर्मनाक नहीं है, लेकिन लोगों की जिंदगी को अजीरन बनाना
वो एक गलत रवैया है। अगर इस्लामाबाद में ये जत्था आके बैठ सकता है, जिस तरह एक जमाने में इमरान खान साहब आके बैठ गए थे, तो इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों का क्या कसूर है? उनके मरीज हॉस्पिटल में ना जाएं, उनके बच्चे स्कूल ना पहुंच सकें, और सिर्फ इसलिए ये ग्रुप आ जाए कि ये इनके मौलाना इंतखाबात हार गए हैं, लिहाजा दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। जो पार्टी पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी इंतखाबात दोबारा होने चाहिए, 11 साल से एक सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, तो सिंध के इंतखाबात फेयर थे, आज जो जिसमें हारे हैं वो गलत हैं। खुद लाड़काना में इंतखाबात हार गए अपनी प्रोविंस में, वहां पे धांधली हो गई है, लेकिन जहां हुकूमत बन गई वो इंतखाबात ठीक थे। तो ये क्या रवैया है सियासतदानों का? इसके लिए मैं कह रहा हूं कि खुदारा इस कौम पर रहम करें, इसकी मुईशत पर रहम करें। इमरान खान साहब जो मुआशी पॉलिसी है, आई डू नॉट अप्रिशिएट ऑल। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, वो सिर्फ एक जो रिकवरी टीम है उसको बिठा के वो कौम से सब कुछ रिकवर करके अपना दिया हुआ टारगेट पूरा करना चाहते हैं, जो गलत है। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, एक रात में रोम नहीं बना था। अगर उन्होंने एजाज साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी मौलाना की तरफ से हुकूमत को बताया दिया जाए कि धरना मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेगा। ब्रेक के बाद ये सवाल मैं निसार चीमा साहब की तरफ लेके जाता हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना से मुलाकात की और इससे मुताल्लिक कुछ सवाल पूछे कि 31 अक्टूबर के बाद होगा क्या, तो मौलाना फजल रहमान ने कोई जवाब नहीं दिया, सूरत हाल को मुबहम ही रखा। उसके बावजूद भी नून लीग मौलाना की हिमायत में मौजूद है और उनको वहाँ पर वेलकम करने के लिए तैयार है। एक ब्रेक के बाद वापस आके इस पर मजीद बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले जनरल ट्राइड इजाज अवान साहब ने एक पॉइंट रेज किया था कि मौलाना फजल रहमान का प्लान जो है वो लिख कर अगर हुकूमत को दें और यकीन दहानी कराएं कि ज़ाहिर वो पुरअमन रहेंगे, कहीं कोई अमन अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं होगी, तो फिर हुकूमत को सोचना चाहिए कि उन्हें इजाज़त देनी है धरने की, आज़ादी मार्च किया नहीं। तो निसार चीमा साहब, जब शहबाज शरीफ साहब ने भी मौलाना फजल रहमान से 1-on-1 मुलाकात की थी, उसमें उन्होंने पूछा था कि 31 अक्टूबर के बाद होगा क्या, वहाँ पर जलसा हो जाएगा, उस एक दिन के बाद वहाँ पर मौलाना फजल रहमान कितने दिन तक बैठेंगे, क्या उनकी स्ट्रेटजी है? तो मौलाना साहब ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया था शहबाज शरीफ साहब को। तो नून लीग क्या मुतमईन है सारी सूरत हाल में कि प्लान आपको नहीं पता, सिर्फ मौलाना फजल रहमान को पता है? अरबाब साहब, एक तो बात यह है कि मैं वाज़ेह कर दूँ कि अपोजिशन की जमातें किस हद तक साथ देती हैं, स्ट्रेटजी क्या होती है, हिकमत अमली क्या तय होती है। कल भी मियां शहबाज शरीफ साहब की सदारत में कल एक मीटिंग होने जा रही है हमारी अपनी पार्टी की, उसमें भी डिस्कस होगा, फ़ैसला होगा। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि जो भी फ़ैसला हो, हिकमत अमली जो भी हो, लेकिन जब हम आएंगे तो हम ना तो ये है कि हमने 126 दिन का तमाशा लगाना है कंटेनर पे चढ़ के, ना हमने गैस और बिजली के बिल जलाने हैं, ना हमने कौम को बगावत पे उकसाना है, ना हमने ये है कि सिविल नाफरमानी की कॉल देनी है, ना हमने कानून को अपने हाथ में लेना है, ना पार्लियामेंट पे हमले करने हैं, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमले करेंगे, ना हमने पुलिस पे हमले करने हैं। ये हमने कोई इस तरह के हथकंडे गैर जमहूरी और जो है फाशिस्ट किस्म के जो है इस्तेमाल नहीं करने। हमने वो काम करना है जिसका हम वो काम करेंगे जो आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है। दूसरी बात जो है, मैं देखें एक और बात, जनरल साहब ने बिल्कुल सही बात की और मैं उनसे इत्फाक करता हूँ कि जिस शख्स ने भी इस मुल्क को लूटा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं बिल्कुल इत्फाक करता हूँ। लेकिन साथ ही ये है कि देखें, इस्लाम का असूल भी ये है और मुल्की कानून भी ये है कि वन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। और ये है कि ये साथ ही मेरा ख्याल है जनरल साहब मुझसे इत्फाक करेंगे कि अगर कोई किसी की किरदार कुशी करते हुए गलत इल्ज़ाम लगाता है और वो गलत इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकता, क्योंकि इल्ज़ाम साबित करना प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर है कि वो साबित करे। अगर वो इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकता और उसका इल्ज़ाम झूठा साबित होता है तो किरदार कुशी करने वाले को, गलत इल्ज़ाम लगाने वाले को भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है जनरल साहब मुझसे इत्फाक करेंगे। ये जो है ये मैं समझता हूँ कि सब पे अप्लाई होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई होना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है अरबाब साहब कि अगर माल्टाउन में जो फायरिंग हुई और जो बेगुनाह बेचारे शहीद हुए, मैं ये है कि मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है। सच्ची बात यह है कि जिस तरह वो वाक़या था, वो सानिया था, उसकी ज़िम्मेदारी जो अगर ये शहबाज शरीफ पे आयद होती है तो साहिवाल में जो सीधी गोलियां मारी गई उसकी ज़िम्मेदारी फिर इमरान खान पे आयद होती है। देखें, बात यह है कि ये आज तो हुकूमत इनकी है, PTI की है, ये देखें, ये केस चलाएं बिल्कुल जिसकी ज़िम्मेदारी है। मुझे यकीन है
कि ना साहिवाल वाले वाक़े में ये बराह रास्त को इमरान खान इन्वॉल्व है, ना मॉडल टाउन के वाक़े में मियां शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी है। आपने निसार चीमा साहब आपने कहा कि जब तक किसी पर कोई गुनाह साबित ना हो जाए उस वक्त तक वो बेकसूर होता है। जी बिल्कुल। लेकिन अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए भी तो अदालत में आना पड़ता है ना। अगर इसहाक डार साहब अदालत आएंगे ही नहीं, अगर हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान आएंगे मैं बताता हूं, देखिए अरबाब साहब उसका तरीका ये है, बेकसूर साबित हो जाएंगे। उसका तरीका ये है कि आप ये कि इस तरह का तासुर ना दें कि ये तो बिल्कुल एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये कौन आएगा फिर इस तरह? देखिए ये कि ये तो वन साइडेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, टारगेटेड है एहतसाब। इस वजह से यह कि अगर कोई नहीं आता तो मैं कैसे उसको मुजरम करार दे दूँ। देखें यह कि एहतसाब का निज़ाम इस तरह का हो जिसके ऊपर पूरी कौम का इत्मीनान हो। ये तो नहीं है कि आपके अपने जो लोग हैं जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं। 25 जुलाई 2018 से पहले जो एहतसाब का निजाम था, मुझे ये बता दें, आपकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम था ना, लेकिन इसहाक डार तो उससे पहले के मुल्क से बाहर गए हुए हैं। हसन और हुसैन नवाज तो उससे पहले के बाहर गए हुए हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिनको खुद ये चोर डाकू बड़े बड़े डाकू कहते रहे, आज इनके साथ शामिल हो गए, इनकी लॉन्ड्री में धुल गए हैं तो पाक साफ हो गए, फरिश्ते हो गए। देखिए इनको करप्शन से क्या नफरत है। ये जो है ये आमिर कियानी साहब वज़ीर सेहत थे, उनके ऊपर घपलों के जब ये मामला सामने आए तो उनको हटा के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया कि जनाब आप तो ऐसे बासलाहियत आदमी हैं कि आपकी सलाहियतें एक वजारत तक महदूद न रहे, आए पार्टी की क़यादत करें। देख लें ये है यानी लेवल ऑफ डिसलाइकिंग फॉर करप्शन, ये है इनकी लीडरशिप में करप्शन से नफरत। इनके बेशुमार साथी जो हैं ये देखें, यानी मैं तो समझता हूँ कि इनकी काबीना में बेशतर लोग वो हैं जिनके बारे में वो शेर फिट आता है बिल्कुल कि नाम थे दर्ज जिनके थानों में आज शामिल हैं हुक्मरानों में, चूँकि उनके साथ हैं इस वजह से मासूम है। ये एहतसाब है। लेकिन निसार साहब ये तमाम लोग जिनके आपने नाम लिए ये मुल्क से बाहर जाकर, ऐसा तो नहीं है कि मुल्क से बाहर जाकर वहीं रह गए हों, वापस नहीं आ रहे हों, या साहब मैं फिर कहता हूं उन्हें बुलाया जाता हो अदालतों में तो वो पेश नहीं होते हों। एहतसाब का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। एहतसाब का निज़ाम ऐसा हो और एहतसाब करने वाले ऐसे हों जिनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। एहतसाब के ये जो एहतसाब अदालतों के जज जो हैं जिन्होंने सजा दी मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, आपको पता है ना कि उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा शर्मनाक किरदार, ऐसा शर्मनाक किरदार जिसके ऊपर जिनको हुकूमत ने अपने आप में शामिल कर लिया है। अरबाब साहब आपको नहीं पता कि उसके बारे में वीडियो जज के बारे में सुप्रीम कोर्ट के क्या रिमार्क्स हैं? उन्होंने कहा जी कि उसका शर्मनाक किरदार जिससे पूरी अदलिया के साथ शर्म से झुक गए हैं, उसके फैसलों की क्या अहमियत रह जाती है? मुझे बताइए, कोई कानूनी और अखलाक की अहमियत रह जाती है? कोई उसकी ये क्या हिफाजत रह जाती है? मैं समझता हूँ कि ये देखें ये शर्म का मुकाम है पूरी कौम के लिए कि इस तरह के जजों के फैसलों की बुनियाद पर आप ये कि मुल्क के इस तरह के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले और एक कौम के मोहसिन को आप इस तरह ये रुसवा करने की कोशिश करें, किरदार कुशी करें, उसको पाबंद सलासिल कर दें। ये बिल्कुल एक जुल्म है। और ये देखें ये मैं आपको ये भी बता दूं कि कौम की जो मकबूल की आदत है इस तरह के जालमाना और आमराना फैसलों से कभी आप अवाम के दिलों से उसको नहीं निकाल सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो जुडिशल मर्डर के जरिए क्या आपने कौम के दिलों से निकाल दिया? ये मैं समझता हूँ कि ये कौम और मुल्क के मफाद में नहीं है, इस तरह ना किया जाए। एहतसाब को आप कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई है, इंतकामी एहतसाब हो रहा है। एजाज साहब ये इस वक्त इंतकामी एहतसाब हो रहा है, सिर्फ अपोजिशन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, या आप समझते हैं कि बिला तफरीक एहतसाब चल रहा है? अगर कहीं कोई काबीना का या हुकूमत का भी कोई बंदा गड़बड़ करता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाता है? आप एहतसाब के निज़ाम से आप इस वक्त मुतमईन हैं जिस तरह चल रहा है? देखिए जी, पहली बात जो है जो चीमा साहब ने कही है, लेट मी कमेंट ऑन दैट। जो उस वक्त की हुकूमत थी मॉडल टाउन के वक्त, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब ये एब्जॉल्व नहीं हो सकते। इनके दौरे इक्तदार में 14 लोग कत्ल हुए और गवर्नमेंट के अदारे से कत्ल हुए, पुलिस ने फायर करके मारे। पुलिस अगर चीफ मिनिस्टर की पाबंद नहीं है तो किसकी पाबंद है? प्रोविंशियल सब्जेक्ट है पुलिस 18th अमेंडमेंट के बाद। इसी तरह जो साहिवाल में हुए, आज का चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। क्यों पुलिस ने उनको शूट किया जो चेक पोस्ट पर लोग मारे गए? क्या वो रिफ्रेक्स है? क्या वो इंसान नहीं है? वो किसी के औलाद नहीं है? नकीबुल्लाह का मर्डर हुआ कराची में, पीपल्स पार्टी उसकी जिम्मेदार है। क्यों आज तक उन लोगों को कटहरे में नहीं लाया गया? जो करप्ट लोग हैं, ये तो है जिम्मेदारी। हुकूमत इनको दी क्यों जाती है? वोट लेकर ये इख्तियार में आते क्यों हैं? कि जानो माल का तहफ्फुज देना हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है, उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। अगर आप लोगों की प्रॉपर्टीज की और जान का तहफ्फुज नहीं कर सकते, क्यों करते हो ये सियासत? क्यों करते हैं? इख्तियार में आते क्यों हैं?
अगर अपनी नाअहली और ये कहना जी कि पीटीआई ने मरवा दिए लिहाजा हमने 14 मार दिए थे, 350 अफराद जिंदा जला दिए गए, कोई जानवर नहीं जलाता 350 जिस तरह फैक्ट्री में कराची में जला दिए गए। उसकी भी जिम्मेदार वही हुकूमत है जो उस वक्त इक्तदार में थी और अवाम के आगे ये जवाबदेह हैं। ये जो मोहसिन की रट लगाई हुई है ना कौम पे एहसान करनी, मेरा और आपका मोहसिन कभी एटीएम बना है? मेरा खजाना बैंक में पड़ा है, मेरी दौलत बैंक में पड़ी है, मैं एटीएम में कार्ड डालता हूँ, एटीएम मशीन मुझे 20,000 रुपए निकाल देती है, मैं उसको भी सलाम करूं। एटीएम तो मेरा सबसे बड़ा मोहसिन है, सुबह शाम दोपहर रात जिस वक्त मैं जाऊं मुझे दौलत निकाल देता है, भाई वो मेरी दौलत है। इसी तरह ये जो मोहसिन वक्त बैठे हैं और दावे कर रहे हैं कौम पर एहसान करने के, मेरी कौम के खजाने पे ये अमानतदार बन के बैठते हैं। ये 22 करोड़ अवाम का खजाना है, इनकी जाती जागीर नहीं है। तो अगर इनको वोट देकर उसका वारिस बना के बिठाया जाता कि इसका तहफ्फुज करो, जुडिशियस कलेक्शन एंड जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू हुक्मरानों की कानूनी जिम्मेदारी है। अगर वो उसमें बदयांती करते हैं वो पूरी कौम के मुजरिम हैं। अगर वो उसमें से कौम पर खर्च करते हैं तो उन्होंने एहसान नहीं किया है, उन्होंने कौम की दौलत कौम पे खर्च किया और यही करने के लिए वो वोट लेकर आए हैं। इसके जवाब में उन्होंने पक्ष लिए, प्रिविलेजेस लिए, तनख्वाहें ली, प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने। करप्ट जज हो या करप्ट जनरल हो, करप्ट पॉलिटिशियन हो, करप्ट चीफ मिनिस्टर हो या करप्ट प्राइम मिनिस्टर हो, सबका एहतसाब होना चाहिए। कोई अपने घर से अपनी कमाई लगा के कौम पे एहसान नहीं करता। जनरल साहब यही तो सवाल है कि करेगा कौन? करप्ट जनरल, करप्ट जज या करप्ट पीएम का एहतसाब जब किया जाता है तो फिर इसी तरह से इंतकामी एहतसाब की बातें होती हैं, शुरू हो जाते हैं। एहतसाब के निजाम को चलने कब दिया जाता है? जो पीटीआई है अगर उसकी सफों में करप्ट लोग बैठे हैं, इन्होंने बात की आमिर कियानी की, यस मैं भी सुन रहा हूं कि उस पर इल्जाम है कि वो हेल्थ मिनिस्टर थे, जब मेडिसिन की कीमतें बढ़ी उन पर भी 2 अरब और 3 अरब का इल्जाम लगा। जब नून की हुकूमत थी तो पीटीआई के जो अपोजिशन थी वो घसीट के उनको अदालत में लेके गई। आज चीमा साहब निकले, एविडेंस कलेक्ट करें और आमिर कियानी को ले जाएं, जाके अदालत के दायरे में चैलेंज करें और उसको खड़ा करें। और इनके जितने 10 साल रेपुटेशन है या जो इनकी अवाम जो इनके साथ खड़ी है वो इनको एविडेंस दे। आई विल स्टैंड विद हिम, मैं चीमा साहब के साथ जाऊंगा। घसीटे आमिर कियानी साहब को अदालत में, और अगर करप्शन के एविडेंस है तो अदालत को उन्हें ट्राई करना चाहिए। लेकिन घर बैठ के करप्शन का शोर करना, इल्जाम लगा देना और रिलीफ मांगना, ये कोई तरीका नहीं है। Every corrupt person, regardless of his party, regardless of institution, regardless of his status, should be held accountable and must be held accountable, क्योंकि हम सब जिन ओहदों पर रहते हैं वो कौम की टैक्स से पैसा लेते हैं और कौम की टैक्स से तनख्वाहें और पेंशन लेते हैं। कौम को ही हम आंसरेबल हैं। ठीक है, तो हुकूमत में जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ अपोजिशन के लोगों को अदालत में जाना चाहिए। जनरल साहब आपने जो मशवरा दिया इस पर निसार चीमा साहब की मैं राय लेता हूं। निसार चीमा साहब, कब आप आमिर कियानी साहब के खिलाफ अदालत में जाएं? मैं कहता हूं कि जनरल साहब की बात बिल्कुल सही है। उनके जो उन्होंने कहा कि करप्ट खा को पॉलिटिशियन हो, खा को प्राइम मिनिस्टर हो, खा चीफ मिनिस्टर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई अपोजिशन लीडर हो, कोई हुकूमत का लीडर हो, कोई जज हो, जर्नैल हो, ब्यूरोक्रेट हो, जो करप्ट है उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैं जनरल साहब से कहता हूं कि तेरी आवाज़ मक्के और मदीने, अल्लाह करे कि ये कोई ऐसा सिस्टम आए कि इन सब लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है किसी अदारे से उनका ताल्लुक, उनको सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुझे यकीन है कि जनरल साहब मेरे से इत्फाक करेंगे कि अगर कोई किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाता है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। किसी की किरदार कुशी करना जो है वो भी जुर्म है। और दूसरी बात जो है आमिर कियानी की बात बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे होने चाहिए। आज तो देखें इनकी हुकूमत है ना, अपनी सबूत तो इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन ये बताइए कि ये क्या ये लेवल ऑफ डिसलाइकिंग फॉर करप्शन है कि जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम है आप उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना देते हैं उन इल्ज़ामात के बाद? तो क्या कौन सी है कोई बदयांती से नफरत? काश के हुक्मरान तबके में बदयांती से वो नफरत पैदा होती जो जनरल साहब में है। काश के वो लेवल होता। आप ही तो ये कह रहे हैं ना कि जब तक इल्जाम साबित नहीं होता उस वक्त तक कोई कसूरवार नहीं होता, कोई गुनाहगार नहीं होता, उसके लिए साबित होना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब, मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे। नईर बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल राइट एजाज अवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।